अगर आपको जन लोकपाल बिल लाना ही है तो आप आओ, सत्ता में आओ, चुनाव लड़ो, जीतो और खुद बना लो। दुखद है कि पार्टी भी बनाई, सरकार भी बनाई, लेकिन लोकपाल तो छोड़िए जोगपाल का भी निर्माण नहीं हो पाया। हमारा चुनाव लड़ने का पीछे मकसद करियर बनाना नहीं होता, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों का काम करना रहता है। बाकी उसके अलावा जो भी पार्टी जिम्मेदारी देती है हम उसको बखूबी निभाते। अमरलता सांगवान ये कह रही है कि सीवर में घपला कर रहे हैं आप। नहीं तो घपला कर रहे हैं तो वो बीजेपी में है, उन्हीं की पार्टी की सरकार है, पुलिस उन्हीं की है, सीबीआई उन्हीं की है, कंप्लेंट करे, जांच करा ले। अगर कोई घपला हुआ है तो जेल में डालना चाहिए ना। वजीराबाद के डूबने का कारण क्या है कि जो नालियां आपकी बनी हुई है वो या तो ब्लॉक है या उनकी आगे जाके निकासी नहीं है, या वो बड़े नाले में जिसमें वो गिरती हैं वो भरे हुए हैं। कई बड़े नाले आपके पास हैं, पीडब्ल्यूडी के नाले आपके पास हैं। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है कि सीवर से जो गाज निकाली जाती है वो तुरंत ही सीवर के बाहर रख दी जाए? लोगों ने अपने प्रशंसकों को फोन किए, अपने नेताओं को फोन किए, किसी ने फोन कॉल नहीं उठाए, ऑक्सीजन को लेकर त्राहिमाम मचा रहा, बेड्स नहीं मिले, तो कैसे आम लोग? सर देखिए, कोविड एक ऐसा टाइम था जो कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी ने इस तरह की बीमारी के बारे में सोचा नहीं। दूसरी बार की बात कर रहा हूं मैं, दूसरी बारी में हमारे पास प्रिपरेशन के लिए पूरा टाइम था, दूसरी बारी में नहीं लगाए गए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, ये गवर्नमेंट का फेलियर है। आप लोग बार बार ये दलील दे के नहीं बच सकते कि हमने पहली बार में नया आया था। सेकेंड टाइम जो सेकेंड वेव आई उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। मतलब अब वो मेरे को पर्सनली ये लगता है कि वो क्रिएट की गई एक आपदा थी। मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल। तो सेकंड वेव में ऐसा क्या हुआ? सेकंड वेव में केसेस ज्यादा थे, जरूरत थी ऑक्सीजन की ज्यादा की, या तो भारतीय जनता पार्टी का वो आरोप कि आपके द्वारा ऑक्सीजन की गलत रिपोर्ट पेश की गई। इस कार्यक्रम में शामिल कोई भी व्यक्ति अपनी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं करता। क्षेत्र में गतिविधि, जनसंपर्क, राजनीतिक संपर्क एवं जनता की राय इत्यादि विषयों को ध्यान में रखकर नेशन लाइव की टीम द्वारा नेताओं से संपर्क किया जा रहा है। अगर आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसा नेता है जो भविष्य का उम्मीदवार हो सकता है तो आप हम तक उनकी सूचना पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम द्वारा सभी विषयों पर पहले उन्हें परखा जाएगा और अगर वह उम्मीदवार हो सकते हैं तो उन्हें भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। उम्मीदवार के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। उम्मीदवार के तीसरे एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के सीट नंबर 12 की। आज हमारे साथ वहां से आम आदमी पार्टी के युवा नेता अभिषेक गुप्ता स्टूडियो में मौजूद हैं। अभिषेक गुप्ता का परिचय देते वक्त मैं दो चीज़ों का ख्याल रखूंगा। पहला, ये पूर्व में क्रिकेटर रहे हैं, अंडर 19 उन्होंने दिल्ली के लिए और रेलवेज के लिए खेला है। राजनीति का जो फितूर होता है वो शायद किसी इश्क से ज़्यादा जानलेवा होता है। यही वजह रही कि क्रिकेट में एक चमकता धमकता करियर छोड़ फुल टाइम नेता बन गए। दूसरा परिचय, आम आदमी पार्टी को आज सब लोग जानते हैं और जो बाद की युवा पीढ़ी है उसको एक वर्ड नहीं पता, जिसे कहते हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन। ये वो मूवमेंट था जिसने आम आदमी पार्टी की बुनियाद रखी, या कहें कि एक आंदोलन की बुनियाद रखी, जिस आंदोलन ने बाद में आम आदमी पार्टी का गठन किया। 18 साल के अभिषेक गुप्ता इंडिया अगेंस्ट करप्शन का भी हिस्सा थे और दिल्ली में जो बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं उन्होंने इसको भी अपनी आंखों से देखा है और उसमें अपनी सहभागिता भी निभाई है। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया। सबसे पहले, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक लीडर या एक वॉलंटियर, दिल्ली में कांग्रेस का सुपरा साफ, लेकिन उसी वार्ड में इंडियन नेशनल कांग्रेस की कैंडिडेट जीती हुई है। यह तो आप लोगों की काबिलियत के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अमरलता सांगवान इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जो वॉलंटियर्स मौजूद हैं जिस वार्ड के अंदर, वहां से कैसे जीत गई? देखिए, इतिहास सबको पता है कि क्या हुआ। 2012 में हमारी पार्टी बनी थी, 2013 में हम पहली बारी सरकार में आए, कांग्रेस के साथ हमने सरकार बनाई थी, 28 सीटें हमारी आई थी। जब कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था कि ये लोग है कौन, ये आते हैं, आंदोलन करते हैं और चले जाते हैं, शोर मचाते हैं। दिग्विजय सिंह थे जिन्होंने पहली बारी आम आदमी पार्टी को बनाने के लिए हमको चुनौती दी थी, अरविंद केजरीवाल जी के लिए कहा था कि अब अगर आपको जन लोकपाल बिल लाना ही है तो आप आओ, सत्ता में आओ, चुनाव लड़ो, जीतो और खुद बना लो। दुखद है कि पार्टी भी बनाई, सरकार भी बनाई, लेकिन लोकपाल तो छोड़िए जोगपाल का भी निर्माण नहीं हो पाया। आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन मैं फिर प्रश्न पे आऊंगा। अमरलता सांगवान इंडियन नेशनल कांग्रेस की कैंडिडेट 2017 का निगम चुनाव जीत गई, जबकि
बीजेपी ने एक तरीके से क्लीन स्वीप मारी थी और आपने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। देखिए, निगम के चुनाव जो होते हैं वो बहुत छोटे चुनाव होते हैं, लोकल चुनाव होते हैं, उसमें हर गली का अलग मुद्दा होता है। तो बहुत सारी सीटों पे ऐसा होता है कि जहां पर पूरी दिल्ली में अस्तित्व में नहीं थी कांग्रेस, वहां पर लोकल लीडरशिप की वजह से वो लोग जीते थे। लेकिन मेरे को लगता है कि आपको ये जान के अजीब सा लगेगा कि जिस पार्टी में वो रहते हुए जीते थे, आज वो उस पार्टी का दामन छोड़कर 4 दिन पहले बीजेपी में ज्वाइन कर गई। बड़ा सवाल इसलिए भी उठता है अभिषेक जी, क्योंकि प्रमिला गुप्ता जो कि आपकी माता जी हैं, दिल्ली वुमेन कमीशन के फिलहाल सदस्य हैं, वही आम आदमी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव में उतरी थी और वार्ड नंबर 12 की जनता ने उनको नकार दिया था। नहीं, नकारा तो किसी को भी नहीं होता है, उनको 5800 समथिंग वोट पड़े थे, तो नकार दिया था, तो ये तो गलत बात है। चुनाव जब भी होता है तो एक जना कोई लड़ता है, सारे लोग लड़ते हैं, एक जीतता है बाकी सीखते हैं। तो हमने भी उस गलतियों से सीखा था। मतलब आप भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पे हैं कि हम या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। भाजपा कभी चुनाव हारती नहीं। भाजपा तो क्या करती है वो वही जाने, लेकिन हमारा मकसद यही रहता है कि भाई हमारा चुनाव लड़ने का पीछे मकसद करियर बनाना नहीं होता। करियर तो आपने जैसे हमारे इंट्रोडक्शन में ही कहा कि करियर तो बहुत अच्छा था। मैं रेलवे के लिए खेलता था, रेलवे में जॉब का ऑफर था और जॉब का सरकारी नौकरी को ठुकरा के जो आजकल भाजपा की वजह से हमारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, वो सरकारी नौकरी छोड़कर इंडिया अगेंस्ट करप्शन में लगा था। तब तो ना पार्टी थी, ना पार्टी का जीत के कोई आसार थे, उस टाइम पे लगे थे। तो ये तो कहना बेमानी होगा, लेकिन ये है कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों का काम करना रहता है। बाकी उसके अलावा जो भी पार्टी जिम्मेदारी देती है हम उसको बखूबी निभाते हैं। आम आदमी पार्टी के खेमे में एक उड़ती उड़ती खबर चल रही है कि पार्टी इस बार युवाओं के ऊपर निगम चुनाव में भरोसा जताने वाली है। यही वजह रही कि इससे पहले उम्मीदवार के पहले एपिसोड, दूसरे एपिसोड में जो पवन शर्मा हमारे साथ थे, वो भी आम आदमी पार्टी के थे और तैयारियों में लगे हुए हैं। अभिषेक गुप्ता 10 सालों से पार्टी में है, करीब 28 साल इनकी उम्र होगी और युवा हैं अभी, वो भी तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि ये बात कितनी सत्य साबित होगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी युवाओं पर भरोसा जताती है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल जरूर कही जाएगी। अभिषेक जी, तिमारपुर विधानसभा है आपकी, दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में से रहे हैं और दिलीप पांडे शायद आम आदमी पार्टी के उन नेताओं में से हैं जिनको सुनना दिल्ली की जनता भी पसंद करती है, भाजपा वाले भी पसंद कर लेते हैं, कांग्रेस वाले भी पसंद कर लेते हैं, यानी कि वो आपके पार्टी के सॉफ्ट छवि के नेता के रूप में है। उनकी विधानसभा है, वजीराबाद का इलाका है, सारी की सारी गलियां खुदी पड़ी हैं, इंसान त्रस्त है। इस तरीके की उम्मीद आप लोगों से तो नहीं थी। देखिए, वो खुदी किस लिए पड़ी है, मतलब आपको पीछे उसके पीछे एक कारण से जाना पड़ेगा। खुदी हुई किस लिए है? वहां पर सीवर का काम चल रहा है, जिस वजह से अमरलता सांगवान ये कह रही है कि सीवर में घपला कर रहे हैं आप लोग। नहीं तो घपला कर रहे हैं तो वो बीजेपी में है, उन्हीं की पार्टी की सरकार है, पुलिस उन्हीं की है, सीबीआई उन्हीं की है, कंप्लेंट करे, जांच करा ले। अगर कोई घपला हुआ है तो जेल में डालना चाहिए ना। सिर्फ आप बोल दोगे कि घपला हुआ है और काम को रोकोगे। अमरलता सांगवान जी की वजह से बहुत सारे कामों में डिले हुआ है। आने वाले चुनावों में हम लोगों को बताएंगे, बहुत से लोगों को पता है। अभी आपको जब एनओसी लेने होती है एमसीडी से, कितने कितने महीने उनको वो एनओसी लटकाए रखती है। ड्रेनेज का काम है जो वहां पर अब शुरू हुआ है, नालियां बनने का, वो एमसीडी का काम है। पैसा देना विधायक का काम है। कोविड में जब सारे के सारे फंड इधर उधर आपको राशन में, अस्पतालों में, मेडिकल फैसिलिटीज में डाइवर्ट करना पड़ा, सिर्फ एक दिलीप पांडे थे जिनकी वजह से एमसीडी को दिल्ली में वजीराबाद इलाके के लिए 7 करोड़ रुपए का फंड सिर्फ और सिर्फ नालियों के लिए, सिर्फ और सिर्फ वजीराबाद के लिए दिया गया। वो काम में डिले उनकी वजह से हुआ है। एनओसी नहीं देती हैं, टेंडर लग जाता है तो ठेकेदार को टाइम नहीं देती हैं, काम नहीं शुरू होने देती हैं। तो इस तरीके से अल्टीमेटली नुकसान किसका है? लोगों का नुकसान है ना। नाली बनाने का काम पूरी दिल्ली में एमसीडी का है, तो वहां पर भी वजीराबाद में भी उन्हीं का ही होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। विधायक का काम पैसा देना था, अगर उन्होंने पैसा देने में कोई कोताही बरती हो तो वो बता दें। बहुत अच्छी बात कही आपने कि आपने काम को बांटा, तो मैं उसी काम के बांटने से अगला प्रश्न लूंगा। दिल्ली ने देखा है कि दिल्ली इस बार डूबी है हल्की सी बारिश से। मैं हर बार बिहार की बाढ़ पर रिपोर्ट करता था, इस बार मुझे बिहार बहुत सुंदर लगा है, क्योंकि शायद जितनी बारिश बिहार में होती है उतनी बारिश दिल्ली में हो गई होती तो दिल्ली जलमग्न होती। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह निकला है कि आप लोगों ने बड़े नालों की सफाई नहीं करवाई, जिसकी वजह से दिल्ली जलमग्न हो गई। तो आप भाजपा को तो उनका काम दिखाते हैं, अपने काम में कोताही क्यों? प्रभात जी, मेरे को एक सीधी सी पीडब्ल्यूडी, डीएसआईडीसी, इन दोनों नालों की बात कर रहा हूं मैं, डूसुप के नाले की बात कर रहा हूं। पीडब्ल्यूडी के कितने नाले हैं दिल्ली में? बड़े नाले तो आपके पास है ना। पीडब्ल्यूडी
जल बोर्ड, DSIDC, जितनी भी ये एजेंसीज हैं, इनका मिला के कुल दिल्ली में ड्रेनेज का सिस्टम में भागीदारी सिर्फ 13% है। बिल्कुल। 87% जो है वो सिर्फ और सिर्फ MCD के पास। अब ना इसी को आगे बढ़ाते हैं, 87% में मैक्सिमम कौन सी नालियां हैं? मैक्सिमम कौन सी नाली होती है? अब जैसे वजीराबाद की आप बात कर रहे हैं, वजीराबाद के डूबने का कारण क्या है कि जो नालियां आपकी बनी हुई हैं वो या तो ब्लॉक है, या उनकी आगे जाके निकासी नहीं है, या वो बड़े नाले में जिसमें वो गिरती हैं वो भरे हुए हैं। बिल्कुल जी, आगे। तो वो जब नालियां आपकी साफ नहीं होंगी तो वो पानी जो नालियों में जाना चाहिए था वो घरों के बाहर ही आएगा। बड़े नाला किसके अंदर है? MCD के पास है। कई बड़े नाले आपके पास हैं, PWD के नाले आपके पास हैं। मैं ये बोलता हूं सर, जब 87% आपके पास जो नाले हैं उनकी सफाई नहीं होगी तो 13% उनका लोड नहीं ले सकते। सीवर की बात करते हैं। अब सीवर में आप लोग सफाई करवाते हैं तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है कि सीवर से जो गाज निकाली जाती है वो तुरंत ही सीवर के बाहर रख दी जाती है? क्या इससे सीवर की सफाई हो पाएगी? देखिए, हमारी तरफ से सीधा सीधा निर्देश है कि अगर सीवर की सफाई होती है तो उसके बाद जो गाद निकलती है वो साथ के साथ उनको उठानी होती है। अगर कहीं पे इस तरह की परेशानी है या वो सिस्टम में कमी है तो आप हमें बताइए, हम जरूर ठीक कराएंगे। 90% जगहों पे ये समस्या है। कभी एक बार वार्ड के अंदर घूमिए, अभी 2 दिन पहले मैं एक रिपोर्ट करने गया था सीतापुरी में ही, आप ही के निगम पार्षद हैं, गलियों की सफाई हो रही थी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वहाँ पे राजेश ऋषि आप ही की पार्टी के विधायक है, बगल से नाली से गाज निकाली गई, DS बगल में ही वो रख दिया गया, सीवर के बगल में। व्यक्ति चला गया, मैं करीब 1 घंटे वहाँ रहा, उसकी सफाई नहीं। देखिए, ऐसे सभी को एक कारपेट के अंदर अगर आप ले लेंगे तो वो तो मनमानी आप ही के पार्टी के लोग हैं। नहीं तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर कहीं पे भी आपको इस तरह की कोताही लगती है तो आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, कहीं पे भी हमको पता चलता है कि यहाँ पर लूप होल है तो हम उसको ठीक करते हैं। यही आम लोगों की पार्टी कोरोना काल में गायब नजर आई। लोगों ने अपने प्रशंसकों को फोन किए, अपने नेताओं को फोन किए, किसी ने फोन कॉल नहीं उठाए, ऑक्सीजन को लेकर त्राहिमाम मचा रहा, बेड्स नहीं मिले, तो कैसे आम लोगों की पार्टी? सर देखिए, कोविड एक ऐसा टाइम था जो कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी ने इस तरह की बीमारी के बारे में सोचा नहीं था। दूसरी बार की बात कर रहा हूं मैं, पहली बारी में हम तैयार हो गए थे, दूसरी बारी में हमारे पास प्रिपरेशन के लिए पूरा टाइम था, दूसरी बारी में नहीं लगाए गए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, ये गवर्नमेंट का फेलियर है। आप लोग बार बार ये दलील दे के नहीं बच सकते कि हमने पहली बार में नया आया था। सेकंड टाइम जो सेकंड वेव आई उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए था। देखिए प्रभात जी, ये कोविड एक ऐसी चीज है जो पॉलिटिकल इशू से ज्यादा ना ह्यूमन इशू है। बिल्कुल, लोगों की जान के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। पहली वेव आई थी तब तो ऑक्सीजन क्राइसिस नहीं हुआ था, बिल्कुल, तब कोई प्लांट नया ना हमने लगाया था ना हटाया था। सेकंड बारी में ही ये ऑक्सीजन की क्राइसिस क्यों हुई? केसेस तो पहली वेव में भी अच्छे खासे हुए थे, सेकंड वेव में भी अच्छे खासे हुए थे। आपको हर चीज में सिर्फ मतलब अगर आप ब्लेम करेंगे तो उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मैं आपसे सिर्फ मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूं। मेरा सिर्फ इतना से ये कहना है कि पहली वेव में भी लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, तब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हुई थी। सेकंड वेव में ऐसा क्या हुआ कि भाई लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो गई, सब जगह ये हो गया कि केजरीवाल को प्लांट लगाने थे, केजरीवाल ने प्लांट नहीं लगाए। वो प्लांट जो पहली वेव में जहां से ऑक्सीजन आई थी, सेकंड में भी वहीं से ही आनी चाहिए थी ना। मतलब अब वो मेरे को पर्सनली ये लगता है कि वो क्रिएट की गई एक आपदा थी। मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अगर क्रिएट की हुई आपदा होती तो शमशानों में लाइन नहीं लगती। मैं खुद हर एक शमशान के बाहर, लगभग दिल्ली के सभी शमशानों के बाहर मेरे को रिपोर्टिंग करनी पड़ी है। जीवन में कभी ऐसा दौर ना मैं देखना चाहता हूं दोबारा कि शमशान में बॉडी को जल्दी जलवाने के लिए नेताओं को फोन करना पड़ा है, क्योंकि परिवार जो था वो त्रस्त था। तो मैं आपकी इस बात का पुरजोर खंडन करता हूं कि ये समस्या जो थी वो आपदा क्रिएट की हुई थी। क्योंकि मैं कोविड की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो ऑक्सीजन आपको दिल्ली क्राइसिस के ऊपर ही बात कर रहा हूं। जो ऑक्सीजन अभी तक दिल्ली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, सभी को पता है। दिल्ली में अपनी ऑक्सीजन नहीं बनती, सभी को पता है जी। पहली बारी तो ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली जब से, हमारा देश जब से आजाद हुआ है, दिल्ली ऐसी रही है जैसी है। बिल्कुल। आज तक जो ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स को सप्लाई होती रही या कोविड की फर्स्ट वेव में भी सप्लाई हुई, वो जहां से आती थी वहीं से ही आती थी। बिल्कुल। तो सेकंड वेव में ऐसा क्या हुआ? सेकंड वेव में केसेस ज्यादा थे, जरूरत थी ऑक्सीजन की ज्यादा की, या तो भारतीय जनता पार्टी का वो आरोप कि आपके द्वारा ऑक्सीजन की गलत रिपोर्ट पेश की गई। ऑक्सीजन की आपने अभी खुद बोला अपने मुंह से कि आपने रिपोर्ट किया था, आपको पेशेंट मिले होंगे ना जिन लोगों को, मतलब मैं खुद कोविड में था, मेरे परिवार में 6 लोग हैं, 6 में से हमारे 5 लोग कोविड में थे। मेरे फादर खुद एक हॉस्पिटल में थे, मेरी मदर दूसरे हॉस्पिटल में थी। तो ये सभी को पता है, लोगों को पता है।
सबसे पहली चीज क्या होती है ना कि जब भी इस तरह की कोई भी आपदा होती है तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी होती है जी। वो सीएम साहब ने बखूबी किया। अपना चेहरा चमका आप लोगों को गुमराह करते रहो कि जी सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, ये है वो फलाना ढिमकाना है, उससे काम नहीं चलता है। ग्राउंड पे सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। ये पहली बार ही ऐसा हुआ था कि भाई लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमना पड़ रहा था। क्यों घूमना पड़ रहा था? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो अभी तक पूरी दिल्ली को मिलती रही है वो डिस्पाइट कोविड और उससे पहले वो डिस्टर्ब हुई थी। दिल्ली के टैंकर्स जो ऑक्सीजन लेके आते थे वो दिल्ली को नहीं दिए जा रहे थे। इसी बात पे जो अगला सवाल है कि जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा आप लोगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक ऑडिट कमेटी बिठाएंगे जी फॉर ऑक्सीजन, उसके बाद तुरंत ही कोइंसिडेंटली अचानक आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई जरूरत से ज्यादा कैसे हो गई? ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा नहीं हो गई थी, कोविड के मरीज कम हो गए थे। आप इस बात को लेकर अभी भी क्लियर हैं? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आपने एक बात की कि सीएम साहब द्वारा जागरूकता दी गई। मैं किसी भी सरकारी कार्यक्रम के ऊपर या सरकारी एजेंडे के ऊपर किसी व्यक्ति की फोटो क्यों बर्दाश्त करूं? क्यों दिल्ली सरकार के नाम से सिर्फ बैनर्स नहीं बन सकते? क्यों उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल का चेहरा लगाने की आवश्यकता है? नहीं तो क्यों विज्ञापन के ऊपर आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, जबकि उससे दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सकता है? आप मुझे एक बात बताओ कि ये एक प्रोपेगेंडा बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के द्वारा फैलाया गया कि वो भी सेम संलिप्त है आपकी तरह। उन्होंने तो कोविड वैक्सीन की सर्टिफिकेट के ऊपर अपनी फोटो लगा रखी है। मैं उसी बात पे जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन हमारे बैनर या एडवर्टीजमेंट जो भी होते हैं वो इंफॉर्मेटिव होते हैं। वो सारी चीजें केजरीवाल साहब के चेहरा लगाने के पीछे कारण होता है। दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ियां देखी है आपने, जो नाली से सामान उठाती हैं, गाड़ी उठाती हैं, उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन दिखती है आपको? नहीं तो लेकिन वो पता तो चलना चाहिए ना कि देखिए अरविंद केजरीवाल केजरीवाल जो है वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा, दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा, उन्हीं के चेहरा लगा दीजिए। एक ही व्यक्ति क्यों पूजा जा रहा है पार्टी के? एक व्यक्ति को डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर रहे हैं? नहीं तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए ना। चेहरा तो आप उसी का लगाएंगे ना जिसको लोग जानते होंगे। जरूरी नहीं राघव चड्ढा को हो सकता है राजेंद्र नगर में लोग जानते हो सकता है अंबेडकर नगर में लोग जानते हो, जरूरी तो नहीं ना वजीराबाद में जानते हो, है ना, हो सकते हैं। लोगों को पता तो चलना चाहिए कि प्रॉब्लम किसकी वजह से क्रिएट हो रही है। पावर में उससे कोई उनको फर्क पड़ता हो वो तो फर्क पड़ता नहीं। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा चेहरा है जिसको लोग देखते हैं, पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। अरविंद केजरीवाल मीन्स आम आदमी पार्टी, और अभी फिलहाल में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मीन्स दिल्ली गवर्नमेंट। इसका मतलब तो सिंपल हो गया ना कि आप एक व्यक्ति के सहारे जो है सारी चीजें करना चाह रहे हैं। नहीं आपके तो संगठन के 61 लोगों को कोई नहीं जानता, तो आइडेंटिटी पब्लिक बनाती है। अरविंद केजरीवाल की आइडेंटिटी पब्लिक ने बनाई है। की गाड़ी के ऊपर केजरीवाल साहब की फोटो की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? एक वैलिड कारण बताइए। दिल्ली जल बोर्ड आपने लिखा ही हुआ है, दिल्ली सरकार हम लिख ही सकते हैं। 10 हफ्ते 10 दिन जागरूकता अभियान है आपका, बधाई है आपको। लेकिन उसमें क्या डेंगू मच्छर को रेप्लिकेट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो उनका चेहरा लगा रखा है हमने? देखिए बेसिकली होता क्या है कि आपको किसी भी आप एक एग्जांपल ले लीजिए। आपको किसी घड़ी का एडवर्टीजमेंट करना है, आप बड़ी वो टाइटन ने दीपिका पादुकोण को हायर क्यों किया? इनफैक्ट टाइटन के जो चेयरमैन है उसको क्यों नहीं फोटो लगाया? आप ये एडमिट कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आपके ब्रांड एम्बेसडर। बिल्कुल, ही इज गोइंग टू बी योर ब्रांड एम्बेसडर। जैसे नरेंद्र मोदी मॉडल बेचते हैं, उसी तरीके से आप अरविंद केजरीवाल मॉडल बेचते हैं। अरविंद केजरीवाल जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, वो आम लोगों के एम्बेसडर हैं। वो आम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। आम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे दिल्ली सरकार का जो लोगो है उसको हटाइए ना। आप दिल्ली सरकार को हटाइए, आप आम आदमी पार्टी के बैनर के तले इस काम को करिए। दिल्ली सरकार में इससे पहले भी मुख्यमंत्री रहे, इसके बाद भी मुख्यमंत्री आएंगे। तो दिल्ली सरकार के मुखिया तो अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली सरकार लिखा हुआ है, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल है, तो जरूरत ही नहीं बचती है फोटो की। देखिए मैं आपको जो कहना चाह रहा था आप समझ नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप टाइटन का आप प्रचार कर रहे हैं घड़ी का, तो टाइटन की घड़ी के ऊपर जब प्रमोशन होता है तो टाइटन के मालिक की फोटो क्यों नहीं लगाते? दीपिका पादुकोण की आपको रणबीर कपूर की क्यों जरूरत पड़ती है? क्यों? क्योंकि उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोग मोटिवेट होते हैं। बिल्कुल। अब केजरीवाल की फोटो अगर लगती है 10 हफ्ते 10 मिनट वाले प्रोग्राम में, वो इसलिए लगती है क्योंकि उनके फेस से लोग मोटिवेट होते हैं। हमारा काम ना जो इस भी चीज में आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तस्वीर दिखा के आप दिमाग में लोगों के घुसाना चाह रहे हैं, तो वो घुसे हुए हैं। मतलब 67 सीटें दिल्ली में आज से पहले किसी की आई नहीं। मेरे को लगता है पूरे देश में भी किसी की नहीं आई होगी। इससे पहले भी एक बारी असम गण परिषद में एक बारी किसी की आई थी,
मैं जानता हूं उसको अच्छी तरीके से, लेकिन दूसरी बारी फिर 61 सीटें 62 सीटें आम आदमी पार्टी की आई, तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का भी चेहरा है, दिल्ली का भी चेहरा है और आम लोगों का भी आप चेहरा लोग पोस्टर्स लगाते रहेंगे, उनके विज्ञापन में पैसा खर्च करते रहेंगे। बिल्कुल, जो भी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने की जरूरत होगी उसके लिए चाहे 5 रुपए लगे चाहे 5000 रुपए लगे, वो इंफॉर्मेशन और चेहरा दोनों, वो इंफॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचाते नहीं है। अभिषेक, इन दोनों चीजों का कोई रिलेशन नहीं है। आप इंफॉर्मेशन में जो वो जितनी जगह उस चेहरे ने घेरी रहती है उस जगह पे आप कुछ नई इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। दिल्ली सरकार का मतलब दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली के लोग, वहां पे चेहरा लगाने की जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करिए, भगवान को याद करना है तो सामने मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, जहां बैठेंगे वहीं से याद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग मंदिर जाते हैं ना, मंदिर जाते हैं ना, मंदिर की स्पेसिफिक जगह है ना, मंदिर जाते हैं ना। बिल्कुल। देखिए, हर एक चीज के पीछे एक कारण होता है। मैंने इसके आपको कारण बता दिया, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि अरविंद केजरीवाल को कुछ परसेंटेज ऑफ लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, आम आदमी करते हैं। 50% वोट मिले हैं आपको दिल्ली को, अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे मिले हैं। अगर किसी को गलतफहमी हो कि वो उसके चेहरे पे नहीं, अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे नहीं मिले, किसी और के चेहरे पे मिले, तो वो खुद अलग तरीके से चुनाव लड़के देख सकता है, अपना सर्वे करा के देख सकता है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता है, सबसे बड़े नेता है। आम आदमी पार्टी और आम लोगों को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके चेहरे से लोग मोटिवेट होते हैं। निगम में चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम का पद त्याग करेंगे और मेयर बनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, मैंने आपको जैसे बोला, एमसीडी में आम आदमी पार्टी समझ में आता है, लेकिन एमसीडी में केजरीवाल फिर समझ नहीं आता। मतलब आप लोग क्या बहुत ज्यादा एमसीडी केजरीवाल, मैंने आपको क्या बोला? आम आदमी पार्टी मींस अरविंद केजरीवाल, वन सिंगल मैन पार्टी, सिंगल मैन पार्टी कह लो, सिंगल लीडर पार्टी कह लो, उनकी फैमिली आएगी, वही लीड करेगी जैसे बाकी दल करते हैं। देखिए, ये आपने खुद अपने आप से जोड़ दिया। आप फ्यूचर में नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है। अभी आप जब भी कोई काम करते हैं ना, प्रेजेंट के लिए करते हैं, फ्यूचर की सोच के। हाँ, बिल्कुल। तो अरविंद केजरीवाल आज के टाइम में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता है, नो डाउट, किसी को भी ये डाउट है नहीं। तो अरविंद केजरीवाल को जब लोग पसंद करते हैं तो लोग बाग, और जो जब नेता कोई सबसे बड़ा होता है उसके नीचे उसके फॉलोअर्स होते हैं या लीडर्स होते हैं। लीडर हर पार्टी में एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। मतलब ये तो अरविंद केजरीवाल जब हमारे सुप्रीम लीडर हैं, तो एमसीडी में भी सरकार बनेगी, तो उनकी गाइडेंस से जो भी मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन जो भी बनेंगे वो उनकी गाइडेंस से काम करेंगे, दिल्ली को बेहतर बनाने का काम करेंगे। भाजपा ने जो पिछले 15 साल में दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है, दिल्ली को साफ करेंगे, दिल्ली की गलियां नालियां बनाएंगे और दिल्ली देश की राजधानी जिस तरीके से दिखनी चाहिए उस तरह से दिखेगी। व्यक्तिवाद का विरोध करने वाले अरविंद केजरीवाल आज खुद की पार्टी को व्यक्तिवाद से नहीं बचा पाए। इस बात को लेके हमें बेहद असंतोष है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आप जुड़े हुए थे, हम भी बालक थे, 11वीं कक्षा के छात्र थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन में कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी स्कूल से छुट्टियां लेके जो हैं वो तिरंगा लेकर रामलीला मैदान पहुंचे हैं। और वहां पे एक चीज बहुत अच्छी लगती थी कि अरविंद केजरीवाल बार बार कहते थे कि देखो गांधी परिवार, देखो यादव परिवार, देखो लालू यादव का परिवार, उधर स्टालिन परिवार, इधर अब ममता बनर्जी जी भी परिवार लेके आ गई हैं। तो जब एमसीडी में भी केजरीवाल आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो एक रास्ता तैयार कर रहे हैं। आप रास्ता तैयार कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से ऊपर, एक विजन से ऊपर, एक सोच से ऊपर एक व्यक्ति हो गया है। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बेकार चीज है। कल को अगर अरविंद केजरीवाल पार्टी छोड़ दें तो आम आदमी पार्टी फुस। ये तो सभी को पता है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। हाँ। अरविंद केजरीवाल हमारे सुप्रीम लीडर है, कोई कार्डर नहीं है, कोई वॉलंटियर्स नहीं है, सिर्फ एक चीज है विच इज अरविंद केजरीवाल। आप किसी भी चीज को फॉलो करते हैं ना, तो उसके पीछे एक आइडियल होता है, उसके पीछे एक विजन होता है। विजन क्या होता है कि वो जो आदमी की विजन होता है ना, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने इतना प्यार दिया, क्यों दिया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का एक विजन था, वो लोगों को उन्होंने पहुंचाया कि जी मैं अगर सत्ता में आऊंगा तो आपको बेहतर बिजली, पानी, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, होम डिलीवरी और सर्विसेज जैसी सुविधाएं हम देंगे। लेकिन इन सब फैक्ट से व्यक्ति को जो पूजना है वो तो आपने बंद नहीं किया ना। पूछ हम नहीं रहे, पूछते लोग हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास ने आप लोगों के ऊपर आरोप लगाए थे। आप ही का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था ना कि 2 टर्म से ज्यादा टाइम तक कोई संयोजक नहीं रहेगा। आपने बार बार एक व्यक्ति के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला है, तो किस तरीके से आप देश को बदलने की बात करते हैं? हमारी पार्टी और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज में कोई फर्क नहीं बचा है। देखिए, हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? वहां के फाउंडर मेंबर्स ने बनाया। आप भी उनमें से एक थे? बिल्कुल थे। 300 लोग उसके फाउंडर मेंबर थे। अब कुछ और ज्यादा बढ़ गए होंगे, पार्टी का विस्तार होता है तो और मेंबर्स नेशनल काउंसिल में जुड़ते रहते हैं। ये राष्ट्रीय संयोजक
का टेन्योर कितना रहेगा ये नेशनल काउंसिल डिसाइड करती हाँ, है। तो उसने डिसाइड किया, नेशनल गलत हाल है। काउंसिल में अरविंद केजरीवाल अकेले नेता नहीं है। हाँ, नेशनल काउंसिल में मनीष सिसोदिया भी हैं, गोपाल राय भी हैं, पंकज गुप्ता भी हैं, दिलीप पांडे भी हैं, दुर्गेश पाठक भी हैं, सौरभ भारद्वाज भी हैं, आतिशी मारलेना भी हैं, इमरान हुसैन भी हैं। मतलब आप जितने लीडर आप कहना चाहेंगे योगेंद्र ना, यादव भी थे, प्रशांत भूषण भी थे, शाजिया एलबी भी थी, डॉक्टर कुमार विश्वास भी थे, राजमोहन गांधी भी थे, ऐसे बहुत सारे नेता जी। भी थे। अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने वाले जितने बड़े चेहरे थे, अरविंद केजरीवाल ने अपनी लॉबी का इस्तेमाल करके उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब वो तो कॉन्स्टिट्यूशन आप ये कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की लॉबी में मनीष सिसोदिया भी हैं, संजय सिंह भी हैं, दुर्गेश पाठक भी है, दिलीप पांडे भी हैं। इस बात से मैं और नहीं, कौन कौन है वो भी बता दो जो जाने वाले हैं। कौन इनकार करेगा? जो इनकार करेगा वो पार्टी से बाहर जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब अगर आप ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपकी सोच नहीं मिलती। अब कपिल मिश्रा थे, कपिल मिश्रा अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ के गए ना, बिल्कुल गए। उनको मान भी मिला, सम्मान भी मिला, सब कुछ मिला। मंत्री बनाया, किसने बनाया? सीएम ने बनाया। सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल है। तो अब अगर आप उस पे बोलो कि भाई वो अपने आप को संयोजक बनाए रखना चाहते थे, तो भाई 300 लोग 400 लोगों को इन्फ्लुएंस करने की या तो आप में भी ताकत हो। योगेंद्र यादव जी के साथ 400 लोग जो फाउंडर मेंबर थे वो क्यों नहीं खड़े हुए? उनके साथ कितने लोग गए? 4-5 चले गए होंगे। बाकी जो 300 400 500 लोगों की जो है पूरे प्रदेश भर से, पूरे देश भर से, वो लोग वो बोल रहे हैं कि ये जी ठीक है, और बाकी आप 4-5 लोग बोल रहे हो, तो या तो हम 400-500 लोग गलत हैं या वो 4-5 लोग गलत हैं। चलिए चूंकि आप अपने पार्टी के बड़े काबिल सिपाही हैं, तो आप अरविंद केजरीवाल को डिफेंड करने की कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। वापस आते हैं चुनावों के ऊपर। 2015 में आपको थंपिंग मेजॉरिटी मिली, आप ही के अनुसार इट इज 67 सीट्स आउट ऑफ 70। 2017 में निगम के चुनाव हुए जी, आप कहीं नहीं थे, मुख्य विपक्षी पार्टी बने। इस चीज को लेकर आप खुशी जरूर मना सकते हैं, लेकिन 2015 में जिस तरह का आपका परफॉर्मेंस था नहीं रहा। इसके पीछे की एक बड़ी वजह जो आप भी मान चुके हैं इंटरव्यू की शुरुआत में, कि निगम के चुनाव में स्थानीय चेहरे बहुत मैटर करते हैं। यही वजह रही कि कांग्रेस को अच्छे खासे वोट मिले। जितने उनको विधानसभा चुनाव में वोट नहीं मिले थे, उससे ज़्यादा वोट उनको निगम चुनाव में मिले। अगर 4 सीटों को, 5 सीटों को, 6 सीटों को, जितनी भी सीट एक विधानसभा के अंदर आती है उसको ऐड कर दिया जाए तो। फिर आता है 2019 का पीरियड, जब लोकसभा के अंदर आप तीसरे स्तर पर रहे, आपसे ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिली। फिर 2020 का विधानसभा चुनाव, एक बार फिर से थंपिंग मेजॉरिटी विथ 62%। और यहां पे भी जो कैलकुलेशन देखी गई वो ये देखी गई कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव के अंदर वोट नहीं दिए गए। 500 वोट, 350 वोट, 400 वोट, ऐसे वोट्स मिले जी। 2022 में अगर कांग्रेस पार्टी का वोट आपकी तरफ शिफ्ट नहीं हुआ, तो इसका तो ये मानना है कि आप फिर से सत्ता से दूर रह जाएंगे। सर देखिए, आपने जैसे ईयर वाइज बात करी, अगर हम ईयर वाइज बात करें, 2015 में आम आदमी पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आई, 67 सीट्स हमारे पास ठीक आई। 2017 में जब हम निगम का चुनाव लड़े थे, तो उस टाइम पे जो 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम करने शुरू हुए थे, उसकी रिफ्लेक्शन दिखनी शुरू नहीं हुई थी। उसके पीछे कारण है, अगर आपको स्कूलों की कायाकल्प करनी है तो ओवरनाइट नहीं हो सकती, उसमें टाइम लगता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जिसका असर आपने 2020 में देखा। 2017 के चुनाव 2019 में तो नहीं दिखे ना। 2019 के चुनाव लोकसभा के चुनाव थे। लोगों को लगा होगा कि नेशनल पार्टी नहीं है इसलिए वोट नहीं देना चाहिए, तो वो जो हम में खामियां हैं हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। लोगों को लगा कि भाई ये दिल्ली की पार्टी है, इनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नेशनल लेवल पे नहीं होने वाला है, तो उनको जो लगा कि नेशनल लेवल की जो 2 पार्टियां हैं उनको वोट देना चाहिए, उन्होंने उनको वोट दिया। आपकी इस बात के लिए मैं तारीफ करूंगा कि कम से कम आपने सादगी के साथ इस बात को स्वीकारा। सही, अपनी हार मानना बहुत बड़ी बात होती है। अब 2020 की बात करते हैं। 2020 में फिर विधानसभा चुनाव हुए। अरविंद केजरीवाल साहब ने सिर्फ एक नारे के साथ चुनाव लड़ा था कि अगर आपको लगता है पिछले 5 साल में मैंने चुनावों के बाद काम किया है तो मुझे वोट देना, वरना बिल्कुल मत देना। एक नारा लोगों ने परिणाम से उनकी बात पे मोहर लगा दी कि जी आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपने एक चीज नहीं बताई, आपने एक नारा और एक पॉलिटिकल टाइकून को अपने साथ जोड़ा भी था। आईपैक जैसी पॉलिटिकली जो बहुत वेल एस्टैब्लिश कंपनी है, उसने आपके लिए आपका कैंपेन भी डिजाइन किया था। ईमानदार लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा आ गया था कि उन्होंने कितना पैसा लिया को हर क्या था वो तो आप बताएंगे।
हम कैसे बताएंगे? वो तो आप बताएंगे। देखिए बहुत सारी चीजें जो चुनाव होती है 1-2 रुपए में तो खर्च नहीं बहुत होता। सारी चीजें जो होती हैं हाँ, वो तो किया ही था ना रिलेशनशिप पे चलती हैं, बहुत सारी चीजें रिलेशनशिप पे चलती है, बहुत सारी चीजें समीकरण पे चलती हैं। AK को PK की तो जरूरत पड़ी ही थी। AK को PK की जरूरत 2015 में तो नहीं पड़ी थी, 67 सीट्स आई थी। हाँ। ये टाइम के साथ चीजें चलती रहती हैं। 2020 में वो हमारी दिल्ली में मदद करना चाहते थे, कुछ सेक्शंस में उन्होंने हमारी मदद की हुई, जिसके लिए हम उनका शुक्रगुजार हैं। पैसे तो दिए होंगे। चलती रहती है। नहीं देखिए कैंपेन्स होते हैं, कैंपेन्स चलते रहते हैं। कैंपेन्स में जो खर्चा हुआ वो हर पार्टी इन्वेस्ट करती है, हमारी पार्टी ने भी किया होगा। अब फिर 2022 जो बड़ा प्रश्न है, अगर स्थानीय चेहरों के ऊपर वोट दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी एग्जिस्टेंस में आएगी, और अगर कांग्रेस एग्जिस्टेंस में आएगी तो मुकाबला अगर ट्रायंगुलर होगा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है जिसके पास कार्डर वोट बैंक है, क्योंकि आप तो एक चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं और वो चेहरा इस बार तो चुनाव लड़ेगा नहीं। देखिए सारी पार्टी एक चेहरे पे चुनाव लड़ती है। हाँ। MCD में भाजपा भी 2017 में योगी आदित्यनाथ, JP नड्डा, राजनाथ सिंह और सबसे बड़े उनके नेता मोदी जी तक को उतार दिया था उन्होंने नगर निगम के चुनाव पूरी में। ताकत से लड़ते हैं, है ना? जैसे आप लोग लड़ते तो हैं। हम भी लड़ेंगे। हाँ। हम भी लड़ेंगे। हमारा तो नेता फिर भी दिल्ली का मुख्यमंत्री है, लेकिन वो मेयर तो नहीं बनेंगे ना। नहीं तो बने। दिल्ली की जनता क्यों वोट विजन करेंगे? तो उन्हीं के उस पे चलता है ना। देखिए हम दिल्ली के लोगों के सामने 2020 में सिर्फ एक नारे के साथ गए थे जो मैंने अभी आपको बताया। 2022 में भी हम उसी के साथ जाएंगे कि जी हमने शिक्षा में अच्छा किया, स्वास्थ्य में अच्छा किया, बिजली अच्छी की, पानी अच्छी की। अब अगर आप चाहते हैं कि नगर निगम से भी भ्रष्टाचार खत्म हो, लेंटर माफिया खत्म हो, सफाइयां हो, कूड़ा उठे, गलियां आपकी साफ दिखे, नालियां आपकी बने, नालियां आपकी साफ हो, आपकी जो गलियों में पानी भरता है वो खत्म हो, तो अब 2022 में अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी को वोट दे दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी या केजरीवाल को? अरविंद केजरीवाल की पार्टी। चलिए इसको लिखवा भी लीजिए अपने स्लोगन्स पे कि MCD में भी केजरीवाल की पार्टी। चलिए अंतिम सवाल के साथ हम इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे। अभिषेक जी आप बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने में। आप लोग ना बहुत आइडियलिस्टिक बात करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं आप, और मैंने भी एन इनसिग्निफिकेंट मैन जो मूवी बनी थी वो देखी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आप लोगों ने विधायकों की सैलरी बढ़ाई, मैं आपत्ति नहीं मानता इस चीज में। मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से काम करना है तो उन लोगों को उतना वेतन मिलना चाहिए जितना वेतन वो डिजर्व करते हैं, और इसका कोई खास इंपैक्ट दिल्ली पे दिखा भी नहीं क्योंकि लगातार बजट बढ़ा है दिल्ली का। निगम के अंदर जो निगम सेवक हैं उनकी सैलरी कुछ है नहीं, बिल्कुल 1500, 2000 रुपये, 2500 रुपये सालाना उनको मिलता होगा। ये मेरे को लगता है कि मैं ज़्यादा ही बोल गया। काउंसलर की बात कर रहा हूं। हाँ काउंसलर की बात कर रहा हूँ मैं, उनको उससे भी कम पैसा मिलता होगा। आप लोग युवा हैं, आपको घर भी चलाना है, तो कट तो आप भी मारेंगे ही, लेंटर में कट मारना हो या सड़कों में कट मारना हो। देखिए सबसे पहली बात, हाँ। 2015 में आपने जो जिक्र किया कि दिल्ली में आप आए, आपने सैलरी बढ़ाई, हाँ। वो सैलरी अभी तक दिल्ली में बढ़ी नहीं है विधायकों की। तो ये जो बीजेपी वालों ने मिथ फैलाया हुआ है कि 2 लाख से 3 लाख रुपए जो विधायकों की सैलरी है दिल्ली में, तो वो अपने उनके 8-9 विधायक जो है उनसे पूछ के बता दे कि उनकी सैलरी हम कितनी उसके आती है। अगेंस्ट में भी नहीं। दूसरी बात नहीं, हम भी उसके अगेंस्ट नहीं है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आपको ईमानदारी से काम करना है तो आपको एक स्टेबल अमाउंट ऑफ इनकम चाहिए, देनी पड़ेगी लीगली, जो आपको मिल जाए। अगर आपकी सेटिस्फेक्शन उससे नहीं होगी तो कोई भी आदमी वो करेगा। अब दूसरी बात, आप नगर निगम में आते हैं। देखिए जब आप विधायक बनते हैं ना तो आपको पता होता है कि आपका ये स्टेक है, आपको इतना मिलता है। जब आप काउंसलर का चुनाव लड़ते हैं ना तो जो लड़ेंगे या जीतेंगे उनको ये पता है कि उनकी सैलरीज नहीं होती है, तो ये वो पहले दिमाग में बैठा के आते हैं कि भाई उनको अगर कुछ और करना है तो उनको अपना निजी जीवन उससे अलग रखना पड़ेगा। उनको चाहे वो दुकान खोलनी पड़ेगी, चाहे अपना बिजनेस चलाना पड़ेगा, या जो भी वो काम अपना व्यापार के तौर पे करते आए हैं वो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि निगम में सैलरी नहीं होती है। अभिषेक भाई आप बहुत शालीनता से और सहजता से अपनी बात रख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जब आप नेता बन जाएं तो भी आप ऐसी बात करें। बिल्कुल सही बात है। तो जो आदमी अपना व्यापार प्लान करेगा, जो आदमी अपनी साइड इनकम प्लान करेगा, कहीं ना कहीं उसका फ्लो चार्ट भी तैयार करेगा, उसकी बिजनेस में उससे तरक्की भी होगी। तो जब बिजनेस में उसकी तरक्की हो रही है, उसके लिए वो मेहनत कर रहा है और उससे उसकी इनकम बढ़ रही है, तो डेली डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्यों बताना है कि इसकी तनख्वाह इतनी बढ़ गई, इसकी इनकम इतनी बढ़ गई? उसने भी तो अपनी टेक्नोलॉजीज के नाम से कंपनी डाली हुई है, वो भी तो किराए से पैसा कमा रहा है, वो भ्रष्टाचारी ही है। इस बात का क्या सबूत है आप लोगों के पास? किसकी बात कर रहे हैं? मैं भाजपा के उन पार्षदों की बात कर रहा हूं जिनके लिए आप प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। फर्क है ना जी। क्या फर्क है? उनकी कंपनीज रजिस्टर्ड नहीं है क्या? वो टैक्स पे नहीं करते क्या? उनकी प्रॉपर्टी पब्लिक डोमेन में नहीं है? 5 साल में ही ऐसी कौन सी उनकी कंपनियों ने ग्रो कर लिया कि जो उनकी जो 50 लाख रुपए का अगर उनका सालाना टेक ओवर था वो 5 करोड़ से 7 करोड़ 15 करोड़ हो गया?
तो 5 साल में पिछले जो कोविड के रहे, जिसमें लोगों की नौकरियां चली गई, अच्छे खासे काम धंधे लोगों के बंद हो गए, उस दौरान में सिर्फ और सिर्फ यही कैसे थे कि जिनकी सैलरियां ना होने के बावजूद इनके काम धंधे भी ग्रोथ करते रहे, जिन्होंने अपना घर गिरवी रख के चुनाव लड़ा, उनके 3-3 कोठियां बन गई, 2-2 पेट्रोल पंप बन गए। ऐसा कौन सा बिजनेस है? कुछ ऐसा है तो आप हमें भी बता दीजिए, हम भी उसको शुरू कर लें। आप मानते हैं कि आप लोगों की 2-2 कोठियां नहीं बनेंगी, 3-3 कोठियां नहीं बनेंगी, आप ईमानदार रहेंगे? बिल्कुल ईमानदार रहेंगे। हमारे विधायक अब पहली बार के विधायक नहीं है, कोई विधायक 3-3 बार के भी हो गए, 2-2 बार के भी हो गए, वो उसी तरीके का जीवन आज भी बिता रहे हैं जिस तरीके का पहले बिता रहे थे। उनको पता है उनकी 50,000 अगर सैलरी आनी है तो उनको घर अपना 50,000 में ही चलाना होगा। तो जो नगर निगम में भी जो हमारे 48 पहले निगम पार्षद जीते थे, तो उनको भी पता था कि उनको जो सालाना या मंथली मीटिंग के पैसे मिलते हैं सिर्फ, उसके अलावा कोई उनकी आय नहीं होती, तो उनको उसी में ही काम चलाना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक गुप्ता, तिमारपुर विधानसभा से। तिमारपुर विधानसभा जहां से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता दिलीप पांडे। अमरता सांगवान जो कि फिलहाल में निगम पार्षद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है। तो उम्मीद की जा रही है कि अब वहां पे मुकाबला जो है वो आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होगा। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी युवा चेहरों पे दाव खेलती है तो अभिषेक गुप्ता जो है वो पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। ये अभिषेक गुप्ता नहीं कह रहे हैं, ये हम कह रहे हैं। हमने शुरुआत में ही जो डिस्क्लेमर चलाया था, हम आज भी उस बात पर कायम हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र से उम्मीदवार हो सकता है तो वो उनका रेफरेंस हमें दे सकते हैं। अभिषेक का भी चयन रेफरेंस के तौर पर ही किया गया था। पूरी पारदर्शिता जो है इस चीज़ के लिए बरती जाती है। हम किसी को भी इस सेगमेंट का पार्ट नहीं बनाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, एमसीडी से लेकर जो भी सवाल, एमसीडी चुनावों को लेकर, दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली के ऊपर आपको जो भी सवाल पूछने हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। हम जब ज़मीनी हकीकत के लिए ग्राउंड पर उतरेंगे जनवरी की 15 तारीख से, तब हम इन नेताओं को फिर से लपेटने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दर्ज करें। धन्यवाद।